नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इजी जी विद दयानंद सर पर। दोस्तों, आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो बड़े बड़े डिस्टेंस को मिनटों में जो है पूरा कर देता है, बड़े बड़े डिस्टेंस को माप देता है मिनटों में। कैसे? आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा बताओ जरा बेटा, मून से अर्थ की जो है डिस्टेंस कितना है? हैं? ये क्या पूछ लिया सर आपने? मून से अर्थ का डिस्टेंस आपने कैसे मापा होगा? सन से अर्थ का डिस्टेंस आपने कैसे मापा होगा? और कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसके डिस्टेंस को या उसकी हाइट को हम कैसे मापेंगे, ये इसके बारे में आज की क्लास रहने वाली है। तो चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। बिल्कुल डिकोड करेंगे, जीरो से क्लास को शुरू करेंगे और हायर कॉन्सेप्ट तक जो है हम जाने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से मैं आपको उठाऊंगा और एग्जाम में किस तरीके से हमारे जीरो लेवल से लेकर के हमारे हायर कॉन्सेप्ट तक पूछे जाते हैं, सबका डिस्कस करेंगे और आपको उन सवालों को एग्जाम में करने का तरीका भी जो है सिखाया जाएगा। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि हमारी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस। आप लोगों को पता है कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को एक नाम से और जाना जाता है जिसको कहा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसकी हम बेसिक टर्म्स एंड इंट्रोडक्शन पार्ट जो है कर रहे हैं। तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट है हमारा, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राइगोनमेट्रॉन। इट मीन्स थ्री साइड्स मेजर। ट्रिग्नोमेट्री हमारा तीन वर्ड से मिलकर के बना है, ट्राइगोनमेट्रॉन, और जिसका हमारा इंग्लिश में मतलब होता है, ट्राई का मतलब थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ हमारा थ्री साइड्स का मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इन ट्रिग्नोमेट्री वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर हम किसी भी ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के रिलेशन को समझते हैं। तो हम भी आइए समझते हैं आगे कि क्या होती है ट्राइंगल, क्या होता है एंगल और उनके रिलेशनशिप्स को क्या कहा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है हमारा ट्राइंगल। एक ट्राइंगल क्या होती है? ए ट्राइंगल इज ए क्लोज फिगर मेड अप विद थ्री साइड्स। इट कंसिस्ट थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टेक्सेस। एक ट्राइंगल जो होती है वो एक क्लोज फिगर होती है जिसकी तीन साइड्स होती हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, साइड 1, साइड 2 और साइड 3। और इसके तीन ही एंगल होती हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। और इसके जो है थ्री वर्टेक्सेस होते हैं, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2 और वर्टेक्स 3। हाइपोटेनस जो होता है वो 90 डिग्री के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने वाली साइड को जो है हम हाइपोटेनस कहते हैं। The longest side of a right angle triangle is called the hypotenuse. It is the opposite side to the right angle. जो हमारी ट्राइंगल होती है उसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वही हमारी हाइपोटेनस होती है और ये 90 डिग्री के बिल्कुल सामने मिलती है। राइट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो बिल्कुल एग्जैक्टली मेजरमेंट जिसका जो है 90 डिग्री है, वह हमारा राइट एंगल कहलाएगा। डिनोटेड यूजिंग अ स्मॉल स्क्वायर इनसाइड द एंगल। एंगल के अंदर एक छोटे से स्क्वायर के माध्यम से इसको दर्शाया जाता है। आइए अब देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। अ राइट एंगल ट्राइंगल, ए ट्राइंगल in which one angle is exactly 90 degree and other two angles are acute angle। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल एग्जैक्टली बिल्कुल 90 डिग्री का हो और दो अन्य एंगल जो है कितने होने चाहिए? वो दोनों ही एक्यूट एंगल होने चाहिए, मतलब 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। एंड देयर सम इज आल्सो 90 डिग्री, और उन दोनों एंगलों का सम भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो और दो बाकी बचे एंगल एक्यूट एंगल हो और उन दोनों का सम 90 डिग्री यदि होता है तो ऐसी ट्राइंगल को हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे।
इन दिस चैप्टर द ट्रिग्नोमेट्री इज अप्लाइड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। इस चैप्टर के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई करेंगे। आशा है आपको समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सबसे पहले आपको दिख रहा है राइट एंगल। एक राइट एंगल क्या होता है इसको देखते हैं। एन एंगल whose measure is exactly 90 डिग्री is called राइट एंगल। एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट बिल्कुल 90 डिग्री हो उसको हम राइट एंगल कहेंगे। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है लाइन ऑफ साइट। बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस चीज को। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल को जो है आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो देखिए क्या है लाइन ऑफ साइट क्या होती है। द लाइन ऑफ साइट इज द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। एक ऐसी लाइन जो इमेजिनरी होती है, हम मान करके चलते हैं। ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट दे आर लुकिंग एट। क्या होता है एक ऐसी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो खींची जाती है या मानी जाती है फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर। कोई भी ऑब्जर्वर जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है या देख रहा है उसकी आंख से टू द ऑब्जेक्ट दे आर लुकिंग एट। जिस ऑब्जेक्ट की ओर वो देखते हैं। जैसे यहां पर एक ऑब्जर्वर एक लड़का है, इस लड़के की आंख से एक स्ट्रेट लाइन पैरट की ओर बन रही है। पैरट एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से दिखा रहे हैं और जो ऑब्जर्वर है उसकी आंख से पैरट तक एक स्ट्रेट लाइन खींची गई है या मानी गई है। इसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो आशा है आपको यह समझ में आया होगा। लाइन ऑफ साइट क्या होती है। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में मानी जाती है, लाइन ऑफ साइट कहलाती है। तो अगला पॉइंट है हमारा, देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है समझते हैं। द हॉरिजॉन्टल लेवल इज द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो ऑब्जर्वर की आंख से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पर खींची जाने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट में क्या फर्क होता है इसको समझते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी आंख से या ऑब्जर्वर की आंख से बनने वाली बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है जो बिल्कुल हमारी हाइट के अनुसार ही चलती है। लेकिन लाइन ऑफ साइट जो होती है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देखते हैं या फिर नीचे की ओर देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट बनती है नीचे या ऊपर की ओर। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वह हमारी आंख से बिल्कुल एक सीधी स्ट्रेट लाइन से दर्शाया जाता है। और जो लाइन ऑफ साइट है वो हमारी अबोव और बिलोव हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की ओर जब हम देखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों अब फटाफट से समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जैसा कि आपको इमेज के अंदर दिख रहा है, एक ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है और एक बिल्डिंग के ऊपर भी एक ऑब्जर्वर है जो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे में ही हमारे जो है एंगल्स बनते हैं। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन समझते हैं। The angle formed by the line of sight with the horizontal level when the object is above the horizontal level. Line of sight और horizontal level के बीच में बनने वाला एंगल जो है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर की ओर देख रहा होता है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के अंदर तभी हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा जब ऑब्जर्वर ऊपर की ओर देखेगा। और जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो आइए अब समझते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को। द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनने वाला एंगल जब कोई ऑब्जर्वर
ऊपर से नीचे की ओर देखता है तभी हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनने वाला एंगल, जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की ओर देखता है तभी हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और दोनों ही एंगल किसके बीच में बनेंगे? वो बनेंगे लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि आपको आसमान में एक पतंग उड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो आपकी आंख से और पतंग के बीच में बनने वाला एंगल कौन सा होगा? तो आप कहेंगे कि सर पतंग जो है आसमान में उड़ती है तो ऊपर की ओर हम देखते हैं, और ऊपर की ओर जब हम देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इसी प्रकार से आसमान में जब आप मून को देखते हो, सन को देखते हो, एयरप्लेन को देखते हो या किसी बर्ड को देखते हो, तो यहां पर जो है आपके एंगल जो है वो बनने वाले हैं सारे के सारे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरीके से जब हम अपने घर की ऊपर खड़े होते हैं और नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, किसी पेड़ को, किसी भी बिल्ली को, चूहे को, फुटबॉल को, अपने दोस्त को, गाड़ी को, तो ऊपर से नीचे की ओर जब हम देखते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से हम क्वेश्चनों के अंदर समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अप्लाई होते हैं। कोई भी दो साइड का रेशो यदि हम ले लेते हैं उसको एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है। क्या कहा? मैंने कहा कोई भी दो साइड का रेशो को जब हम कंपेयर करते हैं तो वो हमारा एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है अलग अलग एंगल पर निर्भर होते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशो आर डिपेंड्स ऑन एंगल विच वी यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उसी एंगल पर अप्लाई होंगे जिस एंगल को हम यूज कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, साइन ऑफ थीटा। ट्राइंगल के अंदर आपको एंगल थीटा दिख रहा होगा, तो थीटा के लिए जो है थीटा हमारा एक एंगल होता है जो हमारा ग्रीक लेटर होता है, जिसको एंगल को डिनोट करने के लिए लगाया जाता है या दर्शाया जाता है। या सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझे, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, ये सब ग्रीक लेटर्स होते हैं जो एंगल को डिनोट करने के लिए दर्शाए जाते हैं। तो अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या नाम होते हैं और कौन कौन सा रेशो होता है, क्या उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, किस प्रकार से हम इनको याद करेंगे ताकि एग्जाम में हमें ये सारी चीजें याद रहें। तो आइए समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का रेशो यदि हम लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का यदि रेशो लेंगे तो इस रेशो को साइन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? साइन के नाम से जाना जाएगा। और ये एंगल थीटा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको साइन ऑफ थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा का रेशो क्या होता है वो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे हम? साइन थीटा। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? साइन थीटा, और पी बाय में एच। इसी प्रकार से जब बेस और हाइपोटेनस का रेशो हम लेंगे तो इसको एक स्पेसिफिक नाम कोसाइन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस को कोसाइन के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा एंगल थीटा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कोसाइन ऑफ थीटा। रेशो क्या है हमारा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी? इसको कहेंगे हम कोस थीटा। क्या कहेंगे? कोसाइन का जो कोसाइन जो होता है वो होता है फुल नेम, और जो कोस थीटा होता है वह उसका शॉर्ट नेम होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वो होता है शॉर्ट नेम।
तो शॉर्ट नेम जो है हमारा कोस थीटा हुआ, और कोस थीटा का रेशो क्या रहेगा, b अपॉन में h, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट ले लेते हैं रेशो जो है हमारा टेंजेंट। क्या है मेरे दोस्तों, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होगा, वो होगा सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और जब हम परपेंडिकुलर और बेस के रेशो को लेंगे तो उसको एक स्पेसिफिक नाम टेंजेंट नाम से जाना जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट नाम से जाना जाता है। और क्योंकि ये एंगल थीटा के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इसको हम कहेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा। और जो है रेशियो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी, वो रहेगी सर टेंजेंट को कहेंगे टेन थीटा। क्या कहेंगे, टेन थीटा। और जो रेशियो रहने वाला है वो रहेगा p बाय में b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। नेक्स्ट है हमारा कोटेंजेंट थीटा। क्या है मेरे दोस्तों, कोटेंजेंट थीटा। और ये रेशो क्या रहेगा, आप कहेंगे सर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर के रेशो को कोटेंजेंट के नाम से जाना जाता है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर को कोटेंजेंट के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो है शॉर्ट फॉर्म वो रहेगी हमारी कोट थीटा। क्या रहने वाली है दोस्तों, कोट थीटा। और शॉर्ट फॉर्म रहेगी इसकी कोट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या रहेगा मेरे दोस्तों, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और जब भी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा हम कहेंगे कि ये कोट थीटा है या कोटेंजेंट ऑफ थीटा। क्यों थीटा, क्यों, क्योंकि हमारा किसके लिए एंगल रेशो यूज हो रहा है, वो हो रहा है हमारा कोटेंजेंट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट रेशो है सीकेंट थीटा के लिए। क्या रेशो बनेगा, वो बनेगा मेरे दोस्तों हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस और बेस का रेशो जब भी लिया जाएगा उसको सीकेंट नाम से जाना जाएगा। शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी, सेक थीटा। क्या कहेंगे, सेक थीटा। और रेशो क्या रहने वाला है, हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय में परपेंडिकुलर। तो जब भी हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर का रेशो लिया जाए उसको सीकेंट या सेक थीटा के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कोसिकेंट थीटा। क्या है मेरे दोस्तों, कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट थीटा क्या होता है, वो होगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। जब भी हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर का रेशो लेंगे तो कोसिकेंट थीटा के नाम से जाना जाएगा। थीटा इसलिए लगा क्योंकि हम एंगल थीटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस भी एंगल का आप इस्तेमाल करेंगे उसका नाम उसी के साथ हमारे रेशो के साथ जो है हमारा जुड़ जाएगा। तो कोसिकेंट थीटा जो होता है वो होता है h बाय में b, शॉर्ट फॉर्म कहेंगे कोसेक थीटा। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, कोसेक थीटा। तो साइन हुआ हमारा, साइन थीटा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कोस थीटा हुआ हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेन थीटा हुआ हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोट थीटा हुआ हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और सेक थीटा हुआ हमारा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। और एंड में कोसेक थीटा रहने वाला है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ये सारे के सारे रेशो हम एक पर्टिकुलर एंगल पर लगाते हैं। पर्टिकुलर एंगल कौन सा होगा, जो भी हमारा राइट एंगल के अलावा जो एंगल लिया जाएगा उसी को हम वो पर्टिकुलर एंगल का नाम देंगे। जैसे पहले वाली ट्राइंगल के अंदर आपको थीटा ए साइड की तरफ दिख रहा है। कहां दिख रहा है, ए कॉर्नर की तरफ दिख रहा है। तो थीटा वहां से जो है थीटा के रेशो बनने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा, जो बेस होता है वो 90 डिग्री और एंगल के साथ जुड़ी हुई साइड को बेस कहते हैं। क्या कहा, साइड एडजेसेंट टू द एंगल। जो एडजेसेंट साइड होती है हमारी एंगल के साथ और 90 डिग्री एंगल के साथ कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट ट्राइंगल में आपका बेस जो है क्या बनने वाला है, ए बी। और सेकंड में वही बेस जो है आपका क्या बनने वाला है, बी सी। क्योंकि आप कहेंगे कि सर 90 डिग्री और थीटा को जोड़ने वाली लाइन है हमारी कौन सी, बी सी। तो यहां पे बेस बना हमारा बी सी। और फर्स्ट ट्राइंगल में 90 डिग्री और थीटा को जोड़ने वाली साइड है हमारी कौन सी, ए बी। तो इस प्रकार से हमारे बेस और परपेंडिकुलर तय होंगे किसके ऊपर,
एंगल जो भी हमें दिया गया होगा उसके आधार पर ही हम तय करेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। यह बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है, इसको हम बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो क्या होगा, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज हाइपोटेनस। और जो परपेंडिकुलर है वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा थीटा के बिल्कुल सामने वाली, या फिर इसको ऐसे सिंपल भाषा में समझें, जो एंगल हमारा दिया गया है उस एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड को ही हम परपेंडिकुलर मानेंगे। जैसे कि फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर आपको दिख रहा है थीटा हमारा ए कॉर्नर पर है और इसके बिल्कुल जस्ट सामने हमारी बीसी साइड है। कौन सी है, बीसी। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या बन रही है, बीसी बन रही है। और सेकंड ट्राइंगल के अंदर थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड। तो सामने वाली साइड आप कहेंगे सर वो तो ए बी है। तो ए बी बना परपेंडिकुलर और बीसी बना बेस और हाइपोटेनस 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाएगी। तो इन चीजों का हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और एग्जाम में ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मोस्टली बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि वो एंगल को लेते वक्त अलग अलग एंगलों का चुनाव कर लेते हैं और वहां से आपका रेशो गलत हो जाता है और रेशो गलत होने के कारण आपका क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत हो जाता है। तो चलिए अब आगे सीखते हैं। मैं एक बार फिर से आपको ये रिवाइज करवा देता हूं। आइए, साइन क्या होता है, साइन होगा सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कोस क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉट क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस और हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर हमारा कहलाएगा कोसेक थीटा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आप इसको याद करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसको अच्छे से याद कीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। मैंने आप लोगों को बताया था कि एंगल्स अलग अलग तरीके से डिनोट किए जाते हैं। जैसे कभी हम एंगल को एक्स कहेंगे, कभी ए कहेंगे, कभी थीटा कहेंगे, कभी बीटा कहेंगे। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से हम एंगल्स को लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल में आपको एंगल ए के लिए दर्शाए गए हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। साइन 0 डिग्री पर हमारा 0 रहता है, साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री पर √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री पर जो है उसकी वैल्यू 1 रहती है। इसी प्रकार से हमारा कोस ए के रेशो जो रहेंगे वो 0 डिग्री पर 1 रहेगा, कोस 30 डिग्री पर √3/2 होगा, कोस 45 डिग्री पर 1/√2 होता है और कोस 60 डिग्री पर 1/2 और 90 डिग्री पर 0 रहता है। अगला जो है हमारा रेशो वो है tan A। tan A के लिए tan जो है हमारा 0 डिग्री पर 0 रहता है, 30 डिग्री पर 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री पर हमारा 1 होता है और tan की वैल्यू 60 डिग्री पर √3 होती है और 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होती है। ये सारी की सारी चीजें हम आगे वीडियो में समझेंगे। मैं आपको बिल्कुल A to Z चीजें बेसिक से दोबारा से अच्छे से समझाऊंगा, जो जो चीजें हमने स्लाइड में करी है। तो पहले आप इनको समझते जाइएगा और फिर उसके बाद जो है आपको ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी जब मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। तो अगला है हमारा कोट ए। कोट ए जो है, कोट जो है हमारा 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होता है, 30 डिग्री पर √3 होता है, कोट 45 पर 1 होता है, कोट जो है हमारा 60 डिग्री पर 1/√3 होता है और 90 डिग्री पर जो है इसकी वैल्यू 0 रहती है। इसी प्रकार से सेक, सेक की जो 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1 होती है, सेक 30 डिग्री पर 2/√3 होता है, सेक 45 पर √3 होता है, सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2
और सेक 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। अगला रेशो है हमारा कोसेक। कोसेक 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होता है, कोसेक 30 डिग्री पर 2 होता है, 45 डिग्री पर √2 होता है, 60 डिग्री पर 2/√3 होता है और कोसेक 90 डिग्री पर जो है कोसेक की वैल्यू रहने वाली है वो 1 रहेगी। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैं अच्छे से याद करा दूंगा, क्लास के अंदर ही आपको याद हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपको सारे का सारा बेसिक जो है रिवाइज हो गया और सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको आने लग जाएंगे। अभी आपको सिर्फ इनको देखना है और समझना है। आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इन चीजों को बिल्कुल आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश करूंगा, जो आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाए कि एग्जाम तक आप उसको ना भूले। एग्जाम ही नहीं, बाकी आप कभी जीवन में इसको भूलेंगे नहीं। इस प्रकार से जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या इस चैप्टर को करने जा रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अगला कॉन्सेप्ट। तो अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर लगती है। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि हमारे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल के जस्ट सामने हाइपोटेनस है और जो हमारा एंगल दिया गया है और 90 डिग्री के एंगल को जोड़ रही साइड को हम बेस कह रहे हैं और एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के लिए एक इक्वेशन होती है, वो क्या है? वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। और यदि हमें अकेला हाइपोटेनस फाइंड करना है तो हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। इसी तरीके से यदि हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो उसकी इक्वेशन होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। और अकेला परपेंडिकुलर हमें निकालना है तो हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। सिमिलरली बेस यदि हमें निकालना है तो वो क्या निकलेगा हमारा? वो निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये थ्योरम हमारी इस चैप्टर के अंदर बहुत ही काम आएगी, इसलिए मैंने आप लोगों को ये जो है यहां पर सिखाई है। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आशा है आप पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों लास्ट कॉन्सेप्ट को अब सीखते हैं। हमेशा हमें ये पॉइंट याद रखने चाहिए। कौन से? देखिए, while dealing with problem on height and distances, first draw a simple diagram to represent the problem। जब भी हमें हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम दी गई है तो सबसे पहले हम उसका एक रफ डायग्राम बना लेंगे। रफ डायग्राम में हमारा क्या होगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, जो आपको एंगल दिया गया है वो लेंगे हम और जो नॉन साइड है वो लेंगे और उस ट्राइंगल को जो है नाम दे देंगे, वो आपकी मर्जी कोई भी दें, ABC XYZ या फिर PQR, आपकी मर्जी है, आप किसी भी नाम से जो है ट्राइंगल को बोल सकते हैं। लेकिन मेन जो पॉइंट है वो है रिक्वायर्ड साइड आपको पता करनी है और आपको जो दी गई साइड है नॉन साइड आपको पता होनी चाहिए और आपको एंगल जो है दिया गया है वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमारा नॉन साइड और रिक्वायर्ड साइड से कौन सा रेशो बन रहा है। नॉन साइड और रिक्वायर्ड साइड से कौन सा रेशो बन रहा है, उस रेशो का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? आइए सीखते हैं। नॉन एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, तो आपको जो एंगल दिया गया है, जैसे कि ट्राइंगल ABC के अंदर आपको एक एंगल 30 डिग्री का दिया गया है और उसके सामने वाली साइड BC पूछा है और आपको साइड दी गई है AB। इसका मतलब जो नॉन साइड है वो है AB और जो रिक्वायर्ड साइड है वो है BC। नॉन साइड है AB और रिक्वायर्ड साइड है BC और जो आपको एंगल दिया गया है वो दिया गया है 30 डिग्री का। तो इससे हम पता करेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लग रहा है। जैसे BC
BC जो साइड है 30 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड है, तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। और जो एंगल है और 90 डिग्री का एंगल है उसके साथ जुड़ने वाली साइड को हम कहते हैं बेस। तो यहां पे बना रेशो हमारा परपेंडिकुलर और बेस का। किसका दोस्तों? परपेंडिकुलर का और बेस का। ये होता है 10। क्या होता है? 10 होता है। और एंगल कितने का दिया गया है आपको? 30 डिग्री का। तो हम करेंगे 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन में AB। और आपको 10 30 डिग्री की वैल्यू जो है याद रखनी है, वो आप कहां से याद करेंगे? वो आप याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। तो 10 30 डिग्री होता है हमारा 1 अपॉन में √3। और जो हमारी रिक्वायर्ड साइड है वो है BC और जो नॉन साइड है वो है AB। और AB की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों? 3 दी गई है। तो इसको हमने इस फॉर्मूला के अंदर रखा और हमारी साइड BC निकल करके आई √3। तो फॉर्मूला क्या है? मेन कॉन्सेप्ट को याद रखना। इस बात को हमेशा ही याद रखना कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेशो हमारा बन रहा है, नॉन एंगल्स रेशो और उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। और फिर आपको क्या करना है? रिक्वायर्ड साइड अपॉन में नॉन साइड, रिक्वायर्ड साइड अपॉन में नॉन साइड। जैसे कि हमारी रिक्वायर्ड साइड थी BC और नॉन साइड थी 3 हमारी, और जो 10 30 की वैल्यू निकल करके आई वो आई है हमारी 1 अपॉन में √3। तो √3 से जब 3 को काटेंगे तो आपको पता है 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। तो 1 √3 से हमारा 1 √3 कट जाएगा और लास्ट में हमारा बचेगा √3। तो इस प्रकार से जो BC की वैल्यू है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी निकल करके आई √3। तो ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला हमेशा ही याद रखेंगे कि जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस निकालेंगे तो उस कि हमें रेशियो का पता होना चाहिए कि वो कौन सा रेशियो बना रहा है, और हमें एंगल की वैल्यू जो है वो भी पता होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो आशा है आप कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे और क्वेश्चंस को डील करने से पहले ये फॉर्मूला याद रखेंगे। कौन सा? रिक्वायर्ड साइड अपॉन में नॉन साइड और उसका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। ओके, ठीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? आशा है आपको सारी चीजें जो है बारीकी से समझ में आई होंगी, क्योंकि हमने उसको डिकोड किया हुआ है बिल्कुल बारीक। 000 से लेकर के आपको हीरो तक हम बनाएंगे। क्या? 00 से लेकर के आपको हीरो तक बनाएंगे। बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट से शुरू किया है और उसको आगे हम जो है हीरो लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो आशा है क्लास और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और आपको अब क्या करना है? आपको इन चीजों को बार बार समझना है, बार बार चीजों को देखना है। जैसे ही आप चीजों को बार बार देखते रहेंगे वो चीजें आपको याद रहेंगी। जैसे आप कभी बाजार में गए किसी पर्टिकुलर दुकान पे, तो किसी पर्टिकुलर दुकान पर जाने के बाद यदि आपको वो सामान पसंद नहीं आया और चेंज करवाएंगे आप, यदि आपको रास्ते का अच्छे से पता है और दुकान का नहीं पता है, तो आप उसको जो है दुकान का पता आपको याद नहीं होगा, एड्रेस नहीं पता होगा। लेकिन यदि आप रोज अपने स्कूल जाते हैं, आप अपने स्कूल का रास्ता नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस रास्ते पर बार बार जाते हैं। क्या कहा? आप उस रास्ते पर बार बार जाते हैं, इसलिए आपके स्कूल का रास्ता याद है। और वो जो दुकान जिससे आपने बाजार में सामान खरीदा था, वो उसका रास्ता आपको याद नहीं है, क्योंकि आप वहां पे बार बार नहीं जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी चीजें होती हैं। जो चीजें बार बार याद की जाती हैं या देखी जाती हैं वो हमें याद रहती हैं, और जिनको हम बार बार नहीं देखते वो भी हमें याद नहीं रहती हैं। तो आशा है आप सभी चीजों को अच्छे से बार बार देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, वीडियो को पॉज करके उसके स्क्रीनशॉट लेंगे, उनको समझेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।